शादी को पूरे 10 साल बीत चुके थे, लेकिन रमेश और सीमा की जिंदगी अब भी सूनी थी, क्योंकि उन्हें अब तक संतान का सुख नसीब नहीं हुआ था, जिससे दोनों के दिल में एक अधूरी कसक बनी रहती थी। सुनिए जी, हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमें संतान का सुख नहीं मिला। डॉक्टरों के पास जाते जाते मैं थक चुकी हूँ। अब समझ नहीं आता हमारी किस्मत कब बदलेगी। लेकिन मैं क्या करूं सीमा, अब तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी यूं ही अधूरी बीत जाएगी। शायद किस्मत में संतान का सुख लिखा ही नहीं है, और यही सोच दिल को अंदर से तोड़ देती है। दिन यूं ही बीतते चले गए। दोनों ने डॉक्टरों, दवाइयों और मंदिरों के अनगिनत चक्कर लगाए, फिर भी कोई परिणाम नहीं मिला, और धीरे धीरे समाज के ताने उनके घावों को और गहरा करते चले गए। अरे देखो, फिर आ गई तुम सुबह सुबह कुएं पर पानी भरने। मैंने कितनी बार कहा है कि इस समय यहाँ मत आया करो, लेकिन तुम मेरी बात कभी मानती ही नहीं हो। अरे सीमा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इस कुएं का पानी किसी एक का नहीं, पूरे गांव का है। यहाँ हर किसी को बराबर हक है। फिर तुम उसे रोकने वाली कौन होती हो? हक तो सबका है राधा दीदी, लेकिन सुबह सुबह इसका मुंह देख लो तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। मैं तो कहती हूँ आप भी इससे थोड़ा दूरी बनाकर ही रखा करो। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर मेरे कोई संतान नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या सिर्फ इसी वजह से मुझे हर दिन अपमान और तानों का सामना करना पड़ेगा? तू अपने मुंह से मुझे दीदी मत ही बोला कर, समझी? तेरे जैसे अपशकुनी मुंह से ये रिश्ता सुनना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए दूर ही रहा कर और अपनी हद में रहना सीख। इतना कहकर सीमा वहां से चली गई, लेकिन सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी पीड़ा साफ झलक रही थी। तभी पास खड़ी राधा ने उसे संभालते हुए धीरे से कहा, सुनीता, तुम गांव वालों की बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन एक बात सोचो, क्यों ना तुम रमेश की दूसरी शादी करवा दो? शायद किस्मत से उसे संतान मिल जाए और तुम्हारी यह पीड़ा कुछ कम हो सके। शायद आप सही कह रही हैं दीदी। अब यही एक रास्ता बचा लगता है। आज रमेश घर आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में खुलकर बात करूंगी, चाहे दिल कितना भी भारी क्यों ना हो। अरे रमेश भाई, इस बार तो फसल भी खूब अच्छी हुई है। खेतों में हरियाली छाई है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? आखिर किस बात का दुख तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? क्या बताऊं नाथू भाई, तुम्हें तो सब पता ही है। सब कुछ होते हुए भी घर सूना लगता है। संतान न होने का दुख हर पल दिल को कचोटता रहता है, और यही कमी सबसे ज्यादा खलती है। हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है। घर में सब कुछ हो, फिर भी अगर बच्चा ना हो तो सब सूना लगता है। तुम एक काम करो, किसी अच्छे डॉक्टर से ठीक से चेकअप कराओ। अरे नाथू भाई, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जहां मैं नहीं गया, और कोई मंदिर भी नहीं छोड़ा, लेकिन समझ नहीं आता भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। शायद संतान का सुख ही नहीं। पूरा दिन खेत में खड़ी मेहनत करने के बाद रमेश थका हारा घर लौटता है। शरीर में थकान साफ झलकती है और मन भी बोझिल है, जैसे कोई अधूरी कमी उसे भीतर से लगातार परेशान कर रही हो। मैं आपसे क्या कहती हूँ जी, बस यही सोचती हूँ कि क्यों ना आप दूसरी शादी कर लें। शायद किस्मत से उसी से आपको संतान का सुख मिल जाए और यह अधूरापन दूर हो सके। ये कैसी बातें कर रही हो सुनीता? क्या तुम्हें होश है? तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, चाहे हमें संतान का सुख मिले या ना मिले, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे, मैंने कब कहा कि आप मुझे छोड़ दें? मैं तो बस कह रही हूँ कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, हम दोनों साथ रह लेंगे और शायद इस तरह घर में संतान का सुख भी आ जाए। आखिरकार सुनीता की जिद के आगे रमेश हार गया और उसने दूसरी शादी कर ली। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। घर में थोड़ी खुशियां भी लौटती हुई नजर आने लगी।
अरे सुधा, तू रहने दे, ये सारे काम मैं संभाल लूंगी। तू अभी अभी इस घर में आई है, इसलिए आराम कर, खुद को ढाल ले। धीरे धीरे सब सीख जाएगी, कोई जल्दी नहीं है। नहीं दीदी, ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। आप अकेले काम करें और मैं बैठी रहूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हम दोनों मिलकर सब संभालेंगे तो घर भी खुश रहेगा। ये बात सुनकर सुनीता के मन में थोड़ी सी असहजता जरूर महसूस हुई, लेकिन उसने अपने भावों को जाहिर नहीं किया और चुपचाप उसे नजरअंदाज कर दिया, जैसे दिल की हलचल को भीतर ही दबा लिया हो। अरे रमेश भाई, इस बार फसल भी खूब अच्छी हुई, ऊपर से तुमने दूसरी शादी भी कर ली, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? आखिर दिल में कौन सा दुख अब भी बाकी रह गया है? अरे जीतू भाई, तुम्हें तो पता ही है, घर में दो औरतें हो तो कभी ना कभी टकराव होना तय है। अभी सब ठीक है, पर मुझे भविष्य की चिंता सताती है। आगे क्या होगा समझ नहीं आता। बेटा रमेश, तूने दूसरी शादी करके गलत नहीं किया। भगवान चाहे तो अब तेरे घर संतान का सुख जरूर आएगा, और एक बार बच्चा हो गया तो देखना, तेरी सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। भगवान करे आपकी बात सच हो काका। हम तो अब सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़ चुके हैं। जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा, क्योंकि हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन रमेश खेत में काम कर रहा था कि तभी सुनीता घबराई हुई दौड़ती हुई वहां पहुंची, जैसे कोई बड़ी खबर या चिंता उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही हो। अरे सुनीता, तुम इतनी घबराई हुई यहाँ क्यों आई हो? घर पर सब ठीक तो है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्या हुआ है, मुझे साफ साफ बताओ। हाँ जी, आपको अभी तुरंत घर चलना होगा। सुधा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए उसे बिना देर किए तुरंत अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। ये कैसी बात कर रही हो सुनीता? आखिर हुआ क्या है सुधा को? उसकी तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई? सुनीता और रमेश बिना समय गवाए सुधा को अस्पताल लेकर पहुंचे। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आकर गंभीर स्वर में उनसे बात करने लगा। अच्छा हुआ आप इन्हें समय पर यहाँ ले आए। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। अब फिलहाल हालत नियंत्रण में है, लेकिन आगे भी पूरी सावधानी बरतनी होगी। जी डॉक्टर साहब, लेकिन आखिर सुधा को हुआ क्या है? आप हमें साफ साफ बताइए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं है? मैं सच जानना चाहता हूँ। अरे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुम बाप बनने वाले हो। अब ध्यान रखना होगा, इस समय ऐसी परेशानियां होती रहती हैं, इसलिए इन्हें पूरा आराम और देखभाल चाहिए। ये बात सुनते ही सुनीता और रमेश की आंखों में खुशी के आंसू भर आए, जैसे वर्षों का इंतजार पूरा हो गया हो और उनके दिल में पहली बार सच्ची राहत और उम्मीद की किरण जग उठी। देखा जी, मैं कहती थी ना, भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं। आज हमें वो खुशी मिल गई जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे थे। सच में भगवान का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सुनीता, तुम्हारी भगवान पर जो निस्वार्थ आस्था थी, आज उसका फल हमें मिल गया। तुम्हारे विश्वास ने ही हमें संभाले रखा, वरना हम तो कब के टूट चुके होते। आज सच में दिल भर आया है। ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। हर कोई इस खुशी की चर्चा करने लगा। चेहरों पर हैरानी और मुस्कान थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी यह खुशी सहन नहीं कर पा रहे थे। अरे सुना है, सुनीता के उस घर में अब बच्चा होने वाला है। यकीन ही नहीं होता, जिसे लोग कल तक ताने देते थे, आज उसी के घर खुशियों की खबर फैल रही है। सच में समय बड़ा बदलता है। अरे नहीं, ये खुशी सुनीता की नहीं है, वो तो सुधा के हिस्से आई है। किस्मत का खेल भी अजीब होता है, जिसे लोग उम्मीद नहीं करते वही सच बनकर सामने आ जाता है। अरे बच्चा चाहे सुनीता का हो या सुधा का,
अब कौन उसे अपशकुन कहेगा? घर में बच्चा आ रहा है, खुशियां तो दोनों की ही हुई ना। अब किसी को ताने देने का हक नहीं रहेगा। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब रमेश के घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। सुधा और सुनीता दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, जैसे उनके जीवन की सारी अधूरी खुशियां एक साथ पूरी हो गई हों। अरे मेरी नन्ही परी, कैसी हो तुम? सुनीता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे हिम्मत न देती तो आज ये खुशी हमारे घर नहीं आती। सच में तुमने ही मेरे जीवन को पूरा कर दिया। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तो भगवान की मर्जी है। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। हमने तो बस धैर्य रखा, बाकी सब ऊपर वाले ने सही समय पर हमें दे दिया। अरे तुम दोनों यूं ही बातें करते रहोगे या हमारी नन्ही परी के लिए कोई प्यारा सा नाम भी सोचोगे? इतनी बड़ी खुशी आई है घर में, अब उसे एक सुंदर नाम देना भी तो जरूरी है ना। नहीं सुधा, ये काम तुम ही करोगी। हमारी नन्ही परी का नाम रखने का हक सबसे पहले तुम्हारा है, क्योंकि ये खुशी तुम्हारी वजह से आई है, इसलिए नाम भी तुम ही सोचो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ही नाम रखती हूँ। हमारी नन्ही परी का नाम प्रिया रखते हैं, कैसा रहेगा? सुनने में भी प्यारा है और दिल को सुकून देने वाला लगता है। अरे वाह सुधा, ये तो बहुत ही प्यारा नाम है। आज से हमारी इस नन्ही गुड़िया का नाम प्रिया होगा। सच में इस नाम में भी उतनी ही मिठास है जितनी इसकी मुस्कान में। देखते ही देखते प्रिया 1 साल की हो गई और इसी के साथ सुधा के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। जो पहले स्नेह और अपनापन था, उसमें अब हल्की हल्की दूरी और कठोरता झलकने लगी। अरे सुधा, बुरा मत मानना, लेकिन एक बात कहूँ, अपनी बच्ची को सुनीता से थोड़ा दूर ही रखा करो। जो खुद माँ नहीं बन सकी, लोग कहते हैं वो अपशगुन होती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। अरे सीमा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर सुनीता ना होती तो सुधा की शादी रमेश से कभी ना होती। उसी ने समझाकर रमेश को दूसरी शादी के लिए तैयार किया था, ये मत भूलो। मुझे लगता है सीमा दीदी सही कह रही हैं। कल ही देखो, जैसे ही उसने मेरी बच्ची को गोद में लिया, उसे चोट लग गई। कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, जो मुझे अब समझ आने लगा है। एक दिन रमेश खेत से लौटा तो देखा कि सुधा बच्ची को गोद में लिए बैठी है और सुनीता रसोई में अकेली काम कर रही है। उसने कुछ नहीं पूछा, बस मन ही मन सोचा कि शायद घर की छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बातें छोटी नहीं रहीं। दिन बीतते गए और सुधा का व्यवहार बदलता गया। प्रिया जब रोती तो सुधा सुनीता को पास नहीं आने देती। दीदी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है आपका स्पर्श शुभ नहीं है। जब भी आप मेरे बच्चे को गोद में लेती हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, इसलिए अब थोड़ा डर लगने लगा है। गांव की औरतें सीमा और ललिता हर रोज कुएं पर या मंदिर में सुधा के कान भरती रहती, उसकी सोच में धीरे धीरे जहर घोलती और हर छोटी बात को बड़ा बनाकर उसके मन में शक पैदा करती। सुनो सुधा, पहली पत्नी अगर खुद बच्चा नहीं दे सकी तो अक्सर दूसरी की खुशियां भी सहन नहीं कर पाती। वो चाह कर भी चैन से नहीं रहने देती, इसलिए तुम जरा संभल कर रहो। सुधा धीरे धीरे इन बातों को दिल से लगाने लगी। उसके मन में शक और डर घर करने लगा। एक शाम जब रमेश घर लौटा तो उसने देखा सुनीता आंगन में चुपचाप बैठी थी। आंखों में आंसू थे और चेहरा उदासी से भरा हुआ था। सुनीता, क्या हुआ? फिर किसी ने कुछ कह दिया क्या? कोई ताना मारा है क्या? जी कुछ नहीं, प्रिया सो गई है ना, बस उसे ही देख रही थी, ऐसे ही बैठी थी, कुछ खास नहीं। सुधा ने कुछ कहा क्या? सच सच बताओ सुनीता, तुम मुझसे छिपा क्यों रही हो? नहीं जी, उसने कुछ नहीं कहा। वो तो बच्ची की माँ है, उसका पूरा हक है। मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? मैं तो बस दूर से ही उसे देख लेती हूँ, यही काफी है।
रमेश का मन बेचैन हो उठा। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसी वक्त उसने तय किया कि अब वह सीधे सुधा से बात करेगा और सच्चाई जानकर ही रहेगा। सुधा, सुनीता ने तुम्हें कभी कुछ कहा है क्या? वो प्रिया को बहुत प्यार करती है। मैंने हमेशा उसे बच्चे के लिए स्नेह ही दिखाते देखा है। हाँ जी, प्यार तो करती है, लेकिन कल जब वो प्रिया को गोद में ले रही थी तभी उसके माथे पर चोट लग गई। गांव वाले भी कह रहे थे कि ये कोई अपशकुन हो सकता है, तभी से मन थोड़ा घबराया हुआ है। बस करो सुधा, सुनीता ने ही तुम्हें इस घर में लाया। अगर वह ना होती तो आज प्रिया भी नहीं होती। तुम्हें शर्म नहीं आती? सुधा चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन और कड़वा होता गया। प्रिया अब 2 साल की हो चुकी थी। वह सुनीता को मामी कहकर पुकारती, लेकिन सुधा हर बार बीच में आ जाती। प्रिया, इधर आओ, मम्मी के पास आओ। वहां क्यों जा रही हो? बच्ची कहीं ना कहीं दोनों के बीच फंसती जा रही थी। मासूम होकर भी हालात का बोझ झेल रही थी। फिर एक दिन अचानक प्रिया को तेज बुखार चढ़ गया। रात के करीब 3 बजे सुधा घबराकर चीखती हुई उठी। सुनिए जी, जल्दी देखिए, प्रिया की सांसें बहुत तेज चल रही हैं। उसका शरीर तप रहा है। बुखार 104 डिग्री पहुंच गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी करो सुधा, देर मत करो। तुरंत अस्पताल चलते हैं। अभी एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। मैं भी साथ चलती हूँ। 1 मिनट, दवाई का बैग ले लेती हूँ, काम आ सकता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने तुरंत प्रिया को देखा, उसकी हालत जांची और फिर गंभीर स्वर में कहा, यह निमोनिया है। अगर आप लोग 2 घंटे और देर कर देते तो हालत बहुत गंभीर हो सकती थी, लेकिन अभी आपने समय पर ला दिया है। फिलहाल खतरा टल गया है। सुधा रोती रही। उसका दिल घबराहट से भरा था। पूरी रात सुनीता ने प्रिया के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी, समय पर दवाइयां दी। थककर आखिरकार सुधा की आंख लग गई, लेकिन सुनीता पूरी रात जागती रही। सुबह जब सुधा की नींद खुली तो उसने देखा प्रिया शांत होकर सो रही थी और पास ही सुनीता बैठी थी। आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। दीदी, आप पूरी रात जागती रहीं? हाँ सुधा, बच्ची अब ठीक है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब वो सुरक्षित है। दीदी, मैंने आपको कितना दुख दिया। मैं गांव वालों की बातों में आ गई और आपको गलत समझती रही, जबकि आपने कभी कुछ नहीं कहा। आज आपने प्रिया के लिए पूरी रात जागकर जो किया, उसे समझ आ गया कि मैं कितनी छोटी सोच रखती थी। उस पल सुधा की आंखों से सिर्फ आंसू ही नहीं, बल्कि उसके मन का भ्रम भी बह गया। उसे समझ आ गया कि रिश्ते शक से नहीं, बल्कि भरोसे और प्रेम से चलते हैं, और सच्चा अपनापन वही होता है जो बिना किसी शिकायत के निभाया जाए। दीदी, आप मेरी असली बहन हैं। प्रिया की 2 माएं हैं, एक जिसने उसे जन्म दिया और दूसरी जिसने उसकी जान बचाई। अब से मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप उससे दूर रहें। आप हमेशा उसके पास रहेंगी। रमेश यह सब चुपचाप देख रहा था और उस पल उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसे लगा जैसे आज उसका घर सच में फिर से एक हो गया है। आज से यह घर हम तीनों का है। यहाँ कोई पहली या दूसरी नहीं होगी, बस एक ही पहचान होगी, प्रिया की 2 माएं। समय बीतता गया और घर में खुशियां बस गईं। प्रिया अब 3 साल की हो चुकी थी और दोनों माओं के साथ हंसती खेलती बड़ी हो रही थी। गांव वाले भी अब चुप हो चुके थे। 1 साल बाद सुनीता को भी खुशखबरी मिली। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बताया, आपकी समस्या अब खत्म हो गई है। बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। पूरे घर में खुशियां छा गईं। सुधा सबसे पहले सुनीता को गले लगाई। दीदी, अब प्रिया को एक छोटा भाई या बहन मिलेगा और मैं उसकी भी मम्मी बनूंगी, आपके साथ। अब हमारा घर पूरा हो गया। 10 साल की कसक, 2 शादियां, एक परी और अब नई खुशी। भगवान ने देर से दिया, लेकिन पूरा दिया। अरे रुकिए,
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।